डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत में आज हम करेंगे कैसे, कब और कहाँ प्रथम अध्याय, जो कि हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक में से उसकी व्याख्या करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कैसे, कब और कहाँ पाठ्य पुस्तक के अध्याय से। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 8 हमारे अतीत का पहला अध्याय कैसे, कब और कहाँ। इतिहास की जानकारी हासिल करना। इतिहास प्राचीन घटनाओं, तथ्यों और प्राचीन समय में जो कुछ भी घटा उसकी जानकारी जो हम हासिल करते हैं इतिहास में शामिल है। बहुत से इतिहासकार आज से पहले तारीखों को ही इतिहास कहते रहे हैं कि कौन सी तारीख को क्या हुआ। तो इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। और आपने भी बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत बोर है, घटनाएं, तारीखें ही याद करनी पड़ती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। और इसका संबंध है वो इस तरह है कि पुराने समय में जो चीज़ें किस तरह की थी और उन चीज़ों में क्या बदलाव आए हैं। तो जब हम अतीत की मतलब कि बीते हुए समय की और वर्तमान की जब हम तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लग जाते हैं। जैसा कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पुरानी बातें जानते हो, वो अपने को बताते भी रहते हैं कि हमारे समय में से तो ऐसा था, हम इतनी दूर दूर से पानी लेकर आते थे, या इस प्रकार की घटनाएं जो उस समय हुई वो आपको बताते हैं। तो वो सारी बातें इतिहास ही हैं। वो अतीत की जो बातें हैं वो सारी इतिहास की जानकारी हैं। लेकिन बहुत बार कुछ चीज़ें आपके मन में भी प्रश्न उठते हैं, तो वो हम इतिहास में उनकी चर्चा कर नहीं पाते हैं। जैसे कि आप अगर कभी चाय पी रहे हो तो आप बैठे बैठे आपके मन में आता है कि यह चाय या कॉफ़ी पीने का जो चलन है, शुरुआत है, वो कब से हुई होगी। या रेलगाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि ये जो रेलगाड़ी है इसका निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी जब नहीं थी तो लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार से करते थे। तो इनमें बहुत सी घटनाओं की जानकारी तो आपके जो दादा दादी हैं या पुराने जो बुजुर्ग आपके घर में हैं वो भी बता देते हैं कि पहले दूर दूर का सफ़र ऊँटों पे किया जाता था या वो पैदल सफ़र किया करते थे। तो इसी प्रकार कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो कि आज तो हमें कहीं भी कोई घटना होती है तो हमें उसकी जानकारी मिल जाती है अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो जैसा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय में, पाठ में ये एक चित्र भी दे रखा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार किए थे और ये जो चित्र दिया गया है ये हिंदुस्तान के नक्शे क्या जो उन्होंने पुस्तक तैयार की थी चित्रों की, नक्शों की, उसका आवरण है, कवर पेज है। तो इस कवर पेज को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता भी लगता है कि इस समय जो जिसका राज था उनके प्रति, औपनिवेशिक शासन के प्रति कैसी भावनाएं दर्शाई गई हैं यहाँ के निवासियों की। तो जो इस प्रकार के ऐतिहासिक जो सवाल हैं वो हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। ये जो वाक्य हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं काफ़ी लंबे समय तक भी चलती हैं। तो जैसे कि इस प्रकार से कोई नहीं बता सकता है कि चाय पीनी किस दिन शुरू की थी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी तिथि हम जान सकते हैं। तो चाय पीना या कुछ और चीज़ें जो प्रचलन में आई उनकी प्रक्रियाओं की कोई स्पष्ट जो तारीख है वो नहीं हो सकती। और इसी प्रकार हम जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। या राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या समाज में, अर्थव्यवस्था में, समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। तो एक लगभग सही समय अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इन इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इसकी एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही
इतिहास माना जाता था। जो राजा महाराजा थे वो कोई भी युद्ध करने के बाद अपनी वीरता की, अपने जो शौर्य की गाथाएं हैं, वो अपने जो उनके दरबारी कवि थे उनसे वो उनके बारे में गीत गाया करते थे या उनके बारे में लिखा करते थे। राजा युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे लिखवाने को वो इतिहास कहते थे। इतिहासकार भी लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी निश्चित तिथि बताई जा सकती थी। इसीलिए जो इतिहास में है वो तारीखों का महत्व बना रहा। तो आपने और किताबों में भी देखा होगा कि इतिहासकार अब उन मुद्दों के अलावा दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति जो और हमारा जो समाज है वो आज आधुनिक समाज तक कैसे बदला। इसी चीज एक यहाँ पाठ के अंदर दिखाया हुआ है, एक चित्र है जिसमें विज्ञापन दिया गया है लिप्टन टीज का, चाय का जो विज्ञापन दिया गया है। तो विज्ञापनों से भी पसंद या नापसंद तय होती है। तो इस चित्र में राजकुमार जो आर्थर है उसको ड्यूक ऑफ कर्नाटक की पदवी दी गई थी। वो दिखाया गया है कि जो राजा महाराजा हैं वो भी शाही लोग हैं, वो चाय पीते हैं। तो अब आगे बात है कि तारीखें, कौन सी तारीखें, तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का जो पैमाना क्या होता है। तो इसके लिए आगे हम इसमें जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उसमें हर एक गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है वो महत्वपूर्ण है। तो इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और जो आखिरी वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। तो इसमें हमें याद रखने वाली बात है कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और आखिरी वायसराय, जब उसे वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय का पद रख दिया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे। तो ये जो गवर्नर जनरल रहे हैं इन्होंने भी अपने जो घटनाएं हैं, अपने समय की, अपने शासन की गतिविधियां हैं, उनके बारे में इतिहास लिखाया है। तो इस दौर के इतिहास को हम अलग ढंग से नहीं लिख सकते। तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं कि पूरे के पूरे इतने सालों की जो घटनाएं हैं वो हम कैसे लिखें। तो इतिहासकार इस इतिहास को लिखते हुए उस कहानी को, पूरे लंबे समय का जो हमारा इतिहास है उसको टुकड़ों में बांटकर हम देखते हैं। ये इसका इसलिए किया जाता है ताकि जो जो टुकड़े बनाते हैं, हम इसके अध्याय बनाते हैं, उनमें आपस में कुछ सामंजस्य भी बना रहे। और इसका मकसद होता है कि जो हमारी अतीत की कहानियाँ हैं उसको आसानी से याद रखा जा सके। और जो हम भारतीय इतिहास में जो गवर्नर जनरलों की कहानियाँ हैं उनसे जो आम भारतीय हैं उनकी गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आगे बात आती है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं कि किसी हमने ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बांटना है तो वो हम कैसे तय करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे। इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। तो इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके सहारे ही हम इस समय को इसमें बांटते हैं। तो जो जेम्स मिल थे उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो जो ईसाई यहाँ पर आए थे अंग्रेजों के साथ, उनका भी ये मानना था कि जो पश्चिम के देश हैं, यूरोप के देश हैं, उनमें सभ्यता आ गई है और ये जो पूर्व के जो एशिया के लोग हैं वो अभी तक असभ्य हैं।
तो उनमें सभ्यता लेकर आना, या उनको समझदार बनाना, या उनको रहने का उठने बैठने का ढंग सिखाना उनका दायित्व बनता है। तो वो भारत में अपने उपनिवेश को, अपने शासन को इस दृष्टि से भी देखते थे। तो यही जेम्स मिल ने भी किया। तो मिल का एक सुझाव ये भी था कि जो भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, और ये सुझाव भी दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो इस धारणा में हम अंग्रेजी शासन पद्धति और ये जो सभ्यता का प्रतीक है इतिहास में, इस बात को उन्होंने उजागर किया था, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेजी शासन से पहले यहाँ पर सारा अंधकार का दौर था। लेकिन जैसा कि उन्होंने इतिहास को कालक्रम में बांटा है हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश में, तो इसको हम इस रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भी यहाँ जो भारत में अलग अलग राजा हुए हैं तो उन्होंने कभी भी एक धर्म के साथ नहीं चले हैं। तो भारत में विभिन्न जो राजा थे वो अलग अलग धर्म उनका रहा है। कई राजाओं ने धर्म परिवर्तन भी किया है, यहाँ तक कि जो मुगल वंश के एक महान राजा कहा जाता है अकबर को, उन्होंने तो दीन ए इलाही, एक नए धर्म और एक नए पंथ की स्थापना भी की थी। तो जो मिल ने अपने इतिहास को कालक्रमों में बांटा है तो वो सही नहीं बनती है कि वो हिंदू, मुस्लिम या धर्म के आधार पर जो भारतीय इतिहास को इन कालखंडों में बांटे। तो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर जो इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो जो अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को इस रूप में इन अध्यायों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो आधुनिक युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, किस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए यहाँ उन्होंने टैक्स लगाए जिसे राजस्व कहा जाता है, लगान लगाया, राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और यहाँ निर्यात के लिए, मतलब अपने देश में ले जाने के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण फसलों की यहाँ पर खेती करवाई। तो इन सारी उनकी गतिविधियों से जो भारतीय समाज में क्या बदलाव आए हैं ये हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ की मूल्य, मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत मतलब कौन से संसाधन यूज करते हैं, उनको घटनाओं का, जब ऐतिहासिक तथ्यों का कैसे पता लगता है इतिहास से लिखते समय। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि जो प्रशासन है वो अभिलेख तैयार करता है। तो अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजी शासन में भी सरकारी रिकॉर्ड उन्होंने बनाए जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो अंग्रेज हर बात को, चीज़ों को लिखते रहते थे। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था ताकि इन चीज़ों का वो बाद में अध्ययन कर सकें। और इसी के चलते यहाँ पर ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम जो अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो अभिलेखागार किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी पांडुलिपियाँ या जरूरी जो कागज दस्तावेज हैं संभाल कर रखा जाता है, अभिलेखों को संभाल कर रखा जाता है, उन्हें हम अभिलेखागार कहते हैं। तो 19वीं सदी में जो एक
शाखा से या एक विभाग से दूसरे विभाग में पत्र भेजे गए थे, उन पत्रों और विज्ञापनों को आज भी आप अभिलेखागार में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात सकते हैं कि इन बॉक्स में यहाँ दिया भी हुआ है कि जो उस समय पर ब्रिटिश भारत का गृह विभाग था, उनको भेजी गई जो रिपोर्टें हैं वो भी आज हमारे इतिहास लिखने के काम में आई हैं। जैसे 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। तो उस समय जो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग स्थानों से जो रिपोर्ट्स भेजी गई थी वो आज भी वहाँ हम देख सकते हैं उन पत्रों में। तो जैसे बम्बई का उदाहरण हम देख सकते हैं कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले, शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। इसी प्रकार कराची से जो रिपोर्ट गई हुई है गृह विभाग को कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाखापट्टनम से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पुराने पत्र लिखे हुए हैं विभाग से विभाग, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तरों में, तो वो भी इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण रूप से काम आते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। तो जब नई दिल्ली का निर्माण किया गया तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। तो इससे हमें पता लगता है कि अंग्रेज हैं जो वो इन संस्थानों पर या इतिहास को लिखने में या उस समय के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या घटनाएं हैं उनको सहेज कर रखने में कितने उत्सुक थे या कितने गंभीर। तो बात आ जाती है उस समय लिखने की। तो 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दस्तावेज जो बनाए गए थे उनकी सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी और उस समय प्रिंटिंग प्रेस या छपाई वाली मशीनें नहीं थी। तो खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी किन्हें कहा जाता था या सुलेख नवीस, ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो वो देख देख कर दूसरे दस्तावेजों की, पत्रों की या अन्य जो दस्तावेज थे उनकी नकल उतारा करते थे। तो 19वीं सदी के मध्य तक जब छपाई की तकनीक आ गई फिर तो ये जो कार्य था बहुत तेज़ी से होने लगा। हर एक विभाग की जो कार्रवाइयाँ होती थी उनके दस्तावेज की कई कॉपियाँ बनाई जाने लगी। तो दूसरा जो इतिहासकार इतिहास के लिए स्रोत का इस्तेमाल करते हैं वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वे करना। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि अगर किसी देश पर राज्य करना है तो वहाँ उस देश के सर्वे होना चाहिए, उस देश का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और सभी बातों को सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो 19वीं सदी की शुरुआत एक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में लगान, भूमि की स्थिति, भूमि की गुणवत्ता, वहाँ किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, इन सब बातों को जानने के लिए भी सर्वेक्षण किए गए थे। जैसा कि इस पाठ में एक दे रखा है चित्र, शरीफे का पौधा 1770 के दशक का है ये। तो ये अंग्रेजों द्वारा वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार के जो पौधे और उनके नमूने वो इकट्ठे करते थे। चित्रकारों से उन्होंने ये चित्र बनवाए इस चीज़ों की जानकारी रखने के लिए। तो 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। तो जनगणना के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि अभी 2021 की जनगणना शुरू होने वाली है। तो इसमें के 2 चरण होते हैं। तो पहले चरण की जनगणना अभी शुरू हो जाएगी, जिसमें भवन, मकान या लोगों के पास क्या क्या वस्तुएं हैं और उनकी सूची बनाई जाएगी और 2021 शुरू होते ही जनगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये अंग्रेजों ने यहाँ पर शुरू किया था भारत में जनगणना का कार्य। तो इसी प्रकार एक चित्र दिया गया इस अध्याय में। तो ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। तो इसमें जो उपकरण हैं सर्वेक्षण के लिए या मानचित्र बनाने के लिए वो भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। अब बात यह है कि जो भी सर्वे किए जाते थे या जो प्रशासनिक अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं या गवर्नर जनरल ने जो भी पत्र लिखवाए या अपने बारे में जो उन्होंने लिखवाया, तो ये सारे जो रिकॉर्ड हैं उससे हमें पूरे इतिहास की जानकारी नहीं मिल सकती है। ये जो सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं ये उस चीज़ में सक्षम नहीं हैं।
तो इन कार से हमें ये समझ नहीं पा सकते हम कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो यहाँ एक चित्र 1857 के विद्रोह का भी दिखाया गया है। तो अंग्रेज जिन्होंने ये उस समय का इतिहास लिखा, तो उन्होंने लिखा था कि जो बागी सिपाही हैं वो लूट खसोट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नज़र में जो विद्रोही थे वो जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। तो इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे। तो और जो जानकारियाँ उस समय के इतिहास के बारे में हमें मिलती है वो है उस समय के अखबार। तो अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। तो यहाँ भी 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया है। तो अब भी हम बहुत सा जो हमारी जानकारियां हैं वो अखबारों में सहज ली जाती हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो अखबार खबर छापते हैं तो वो आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। तो लोगों के बारे में जानने के लिए तो हमें कुछ दूसरे स्रोत हैं, दूसरे जो साधन हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके अंदर क्या क्या हैं, लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इससे भी हमें उस समय जो लोगों ने लिखा, अपनी डायरियाँ लिखी, अपनी यात्राओं के बारे में लिखा, अपनी आत्मकथाएं लिखी, तो उस समय के हमें सामाजिक माहौल और सांस्कृतिक ताने बाने का पता चलता है। जैसे जैसे ये छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, तो इस पर भी हमें बहुत सारी सामग्री वहाँ के उस समय की मिलने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। वहाँ तत्कालीन कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे जो स्रोत हैं ये उन लोगों ने रचे जिनको पढ़ना लिखना आता था। तो इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। लेकिन अगर हम कोशिश करें, कुछ अन्य जो स्रोत हैं उनका आपस में मिलान करें, जब उनसे आगे समझने की कोशिश करें, तो हम इसमें भी जान सकते हैं। तो इस किताब के जो आगे अध्याय हैं उनमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एक कदम और अच्छे अच्छे अध्यायों व जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एक कदम के साथ। थैंक यू।